This unit what we are going to study is genetics and evolution. Genetics means the transmission of characters from parents to offspring takes place. The whole process means what is responsible behind this, and means the different laws, the different types of crosses, the Mendel's research, everything we will study in this chapter. And in evolution we will study how the life have been originated on earth, how the evolution of different species has been taken place on the earth. So we have started with the genetics first. We will be taking up with the genetics, in which we have started with the first chapter of this unit, or fifth chapter of your NCERT book, that is Principles of Inheritance and Variation. So in the introduction what I have told you about the Mendel's work, मेंडल ने क्या क्या वर्क किया था, उसने कौन से प्लांट पे रिसर्च किया था, उसको कैसे सक्सेस मिला और क्या क्या रीजंस थे उसके सक्सेसफुल होने के पीछे. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द Mendel's crosses also. So we have done monohybrid and dihybrid cross. I hope you all have understood that. एंड द रेशोज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या रेशो होती हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज, आफ्टर डिस्कसिंग मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, is the Mendel's law of inheritance. So let me first remind you what is inheritance. Inheritance means the process of transmission of characters from parents to ऑफस्प्रिंग. बिकॉज इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. तो अभी जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद जो उसके एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, हमने स्टडी किए थे, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर को लेके हमने एक क्रॉस प्रिपेयर किया था, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था. और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी थे जो मैंने आपको बोला था कि आपको मैंने बताए थे टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स बार बार रिपीट होने वाले हैं. ठीक है. तो अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे मेंडल ने क्या किया, कुछ लॉज दिए. और वो लॉ आपको पता है कब देते हैं हम, जब हम सारी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और हमें प्रूफ मिल जाता है कि ये चीज़ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉ. ठीक है. सो ही गेव 3 लॉज. फर्स्ट 2 लॉज on the basis of monohybrid cross, and third law on the basis of dihybrid cross. Okay. So first we will take up with the first law, that is called law of dominance. Now what does this law states? तो अगर क्वेश्चन भी आता है तो आपको इस तरह से इसको 3 पॉइंट्स में लिखना है, and then you can write that this law is completely based on monohybrid cross. Here you can write based on monohybrid cross. मीन्स इसको प्रूव करने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, इससे प्रूव हो जाता है. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू what this law states. This law states that characters are controlled by discrete units called factors. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. फैक्टर्स जो था वो मेंडल ने किसके लिए एक्चुअली में टर्म यूज़ किया था, जीन्स के लिए. जो आज के टाइम पे हम टर्म जीन यूज़ करते हैं, उसने उस टाइम पे फैक्टर टर्म यूज़ किया. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. तो किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर, या जो आज के टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, जीन. तो आपको याद है जीन क्या होती है, कि जैसे ये डीएनए है और डीएनए जो है वो कॉइलिंग करके क्रोमोसोम बनाता है. ठीक है. इस तरह से क्रोमोसोम बन जाता है. तो डीएनए के ऊपर ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड जीन्स. तो इसका मतलब कोई भी करेक्टर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स. Second is factors occurs in pairs. This is very important point. Like we have discussed about alleles also. मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी एक एग्जैक्ट कॉपी होती है. एक मदर से मिलता है, मैटरनल बोलते हैं इसको, एक फादर से मिलता है जिसको पैटर्नल बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो जीन्स हैं दे occurs in pairs. Means if a character is represented by a single gene, then this gene will have its same copy over its homologous chromosome. Like ये 2 chromosomes है, one the gene which is representing, for example अगर हम एक pea plant की हाइट की बात कर रहे हैं, टॉल प्लांट. ठीक है. तो टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फैक्टर होगा या जीन होगी वो एक पेयर में प्रेजेंट होंगे, और दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. इफ
in a dissimilar pair of factors. Dissimilar pair of factor means they are talking about heterozygous condition. याद है आपको हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात की थी. होमोजाइगस में क्या होता था, अगर हम टॉल प्लांट को लिख रहे हैं तो हम होमोजाइगस इस तरह से लिखते थे, और अगर हम ड्वार्फ को टॉल को हेट्रोजाइगस में लिख रहे हैं तो हम इस तरह से लिखते थे. It means that if the dissimilar pair of factors means in case of heterozygous condition, one member of the pair dominates the other. तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन है, तो दोनों में से एक मेंबर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा. तो जो एक मेंबर या दोनों में से एक फैक्टर पेयर में से जो डोमिनेट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट वन, एंड द अदर वन विल बी कॉल्ड एज रिसेसिव वन. कि अगर हम टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, एंड रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल टी. मीन्स द टॉल वन इज द dominant and dwarf one is the recessive. It is not always there कि both the genes are same, they can be dissimilar only in the case of heterozygous condition. Dissimilar का मतलब, अब आप बोलेंगे कि मैम आप तो कह रहे थे कि एक ही करेक्टर को एक जीन पेयर कंट्रोल करती है. करेक्टर तो एक ही है ना, स्टेम हाइट, लेकिन the conditions are two. Means one can be the homozygous condition, second can be the heterozygous condition, because we are talking about contrasting traits. Okay, now if the question comes regarding the first law of Mendel, how will you write? The first law is the law of dominance. This law is based on monohybrid cross. Then you will write these 3 points, and then you will write the monohybrid cross to show that how this you can say this law is compatible with the monohybrid cross. तो आप ये लिखने के बाद monohybrid cross draw करेंगे, और उसमें आप लिखेंगे कि फर्स्ट F1 जनरेशन में द प्लांट्स वर टॉल, बट इन द F2 जनरेशन देयर वर रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट वर ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट एंड दिस रिसेसिव जीन और फैक्टर. ठीक है, तो जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था, F1 जनरेशन में हमें सभी टॉल मिले थे, लेकिन F2 में फिर से हमें ड्वार्फ मिले, क्योंकि F1 जनरेशन में ये दोनों जीन्स प्रेजेंट थे, दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट थे, लेकिन दोनों में से जो रिसेसिव था, जो डोमिनेंट था, उसने अपने आप को शो किया, बट रिसेसिव ने अपने आप को शो नहीं किया, बिकॉज दे रिक्वायर द होमोजाइगस कंडीशन. बट इट क्लियर्स दैट वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय two alternative genes which are present on the homologous pair. Means all the factors they occur in pair. Okay, so this is the first law of Mendel. So let's see the second law of Mendel. This law is called law of segregation. Segregation क्या होता है? Segregation means separation. This law is also based on monohybrid cross. So this law states that the factors or alleles of a pair representing a character segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors. Means the factors or alleles of a pair representing a character means, as I told you in the first law we have discussed that there are two factors or pair of a factor representing a character. Here we will study that the factor or allele of a pair representing a character segregate from each other so that the gamete will receive only one of the two factor. Means as we have prepared the cross in which like the parental generation was TT, homozygous tall, and homozygous dwarf, and we have prepared the gametes. Gametes किस तरह हमने बनाए थे? टू gametes वर दिस, टू gametes वर दिस. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है कि एक करेक्टर है स्टेम हाइट या टॉलनेस, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो एलील्स हैं, वो हम पहले लॉ में स्टडी कर चुके हैं. अब इन दोनों एलील्स या फैक्टर्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स सेपरेट हो जाते हैं. जैसे कि आपको पता है कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा होमोलोगस फॉर्म में, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का. तो जब सेल गैमेट फॉर्मेशन करता है उस टाइम पे वो कौन सा प्रोसेस करता है? मियोसिस. मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, याद है आपको मियोसिस 1 मियोसिस 2 हमने स्टडी किया था. इन मियोसिस 1 इन द एनाफेज स्टेज व्हेन दे गेट सेपरेटेड
द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स या फैक्टर्स थे एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी सेपरेट हो जाएंगे और वो दोनों कहाँ चले जाएंगे, गैमेट्स में। यही पॉइंट ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द पेयर और एलील्स ऑफ अ पेयर रिप्रेजेंटिंग अ करेक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर so that the gamete receives only one of the two factors, means एक फैक्टर पेयर में से एक फैक्टर एक गैमेट में चला जाएगा और दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज thus a homozygous parent produces all gametes that are similar। ये क्या है, एक homozygous parent है जिसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो ये जितने भी गैमेट्स बनाएगा, दो गैमेट्स बनाएगा, उनके अंदर क्या होगा, दोनों गैमेट्स सिमिलर होंगे, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, मान लो 7 क्रोमोसोम्स थे, 7 क्रोमोसोम्स के ऊपर 7 फैक्टर्स प्रेजेंट थे जो कि पेयर में थे, तो वो 7 अलग सेपरेट हो गए, 7 अलग सेपरेट हो गए, टोटल 14 थे। सो द गैमेट विच विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन फैक्टर, अ पेयर ऑफ फैक्टर विल बी सिमिलर in case of homozygous condition, but in case of heterozygous condition the two gametes will be dissimilar। homozygous में क्या था, कैपिटल टी, इसने कितने गैमेट्स बनाए, दो, दोनों क्या थे, सेम। हेट्रोजाइगस में क्या था, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये दो गैमेट्स बनाएगा, एक में कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी जाएगा, तो ये दोनों गैमेट्स जो हैं वो सेपरेट हैं, अलग हैं, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज क्लियर दैट द गैमेट्स इन केस ऑफ होमोजाइगस पेरेंट बोथ द गैमेट्स विल बी सिमिलर, एंड इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस द टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन विल बी देयर। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एलील की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एलील तो नहीं होता, सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं होता, सिर्फ एक करेक्टर तो नहीं होता, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, उनके बहुत सारे पेयर्ड एलील्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि गैमेट सेपरेशन के टाइम पे वो सेपरेट हो जाते हैं। जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनको इक्वली एलील्स जो है वो मिल जाएंगे हर क्रोमोसोम्स के ऊपर से। ठीक है, सो इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस लॉ व्हाट विल यू राइट, फर्स्ट यू विल राइट द 2 points of this law and then you will write the monohybrid cross and show these gametes in case of both homozygous condition। homozygous कब होगा, जब फर्स्ट जनरेशन होगी, पेरेंटल जनरेशन होगी। हेट्रोजाइगस कब होगी, जब F1 जनरेशन के बाद हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करवाएंगे। उस टाइम आप बता सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में 2 टाइप के गैमेट्स फॉर्म हुए जिनको इक्वल अमाउंट में अलील्स मिल गए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ segregation or separation। So let's see the next law of Mendel based on dihybrid cross। Let's see the third law, that is the law of independent assortment, and this law is based on dihybrid cross। When you will write this law, you have to draw dihybrid cross also along with it। So this law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid क्या होता है, when see this is the hybrid which we get in the first generation। तो हमने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था फर्स्ट जनरेशन में, जो हाइब्रिड था that was the this condition। okay, so this was called as hybrid। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम, ये लॉ डाईहाइब्रिड से ही क्यों प्रूव होता है, क्योंकि डाईहाइब्रिड में हमने क्या किया था, 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सीड शेप लिया था राउंड और रिंकल्ड, और सीड कलर लिया था येलो और ग्रीन। ठीक है, पोर्ट कलर लिया था येलो और ग्रीन। तो इसमें क्या था कि हाइब्रिड कंडीशन में वी हैव टेकन 2 कैरेक्टर्स, सो दे आर सेइंग व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, दो पेयर हैं, ट्रेड्स हैं, 2 कैरेक्टर हैं जब जो कि हाइब्रिड में कंबाइन हो गए हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर्स हैं, एक पेयर सेपरेट हो रहा है, दूसरा पेयर सेपरेट हो रहा है, तो दोनों को जो सेपरेशन है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स यहाँ पे क्या है, हम सीड शेप की बात कर रहे हैं और सीड कलर की बात कर रहे हैं, तो जो ये राउंड वाले एलील्स हैं और ग्रीन वाले येलो वाले एलील्स हैं, ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इनका आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज सेकेंड पेयर। ठीक है, तो इसके ऊपर मान लो राउंड वाला जो था
सीड शेप का जो है वो जीन प्रेजेंट था, चाहे हम हाइब्रिड बना लें या फिर हम होमोजाइगस कंडीशन शो करें, और यहाँ पे कलर वाला था, येलो कलर या ग्रीन कलर, जो भी आप दिखाना चाहते हैं। तो जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ये दोनों अलग गैमेट्स में जाएंगे और ये दोनों अलग गैमेट्स में जाएंगे, मीन्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट दैट इज़ वाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करेंगे। पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे आप जब ये हाइब्रिड कंडीशन आएगी उस टाइम पे इस पॉइंट को नोट या फिर साइड में आप इस तरह से एक बॉक्स बना के किसी और कलर के पेन से या ब्लैक पेन से इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन है, एंड व्हेन द गेमेट्स दे गेट सेपरेटेड, द एलील्स दे गेट सेपरेटेड ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। राउंड जो है वो येलो के साथ मिक्स नहीं होगा, उसको कोई उससे मतलब नहीं है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ law of independent assortment. Okay, so these three law they are very very important. They are also called principles or rules of inheritance. ठीक है, Mendel's law या principles या rules, तीनों वर्ड ही हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना है, पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, पहले लॉ का नेम लिखना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, फिर बताना है ये किससे प्रूव होगा, मोनोहाइब्रिड से या डाईहाइब्रिड से, फिर आपको पूरा क्रॉस ड्रॉ करके दिखाना है कि किस तरह से ये प्रूव कर सकता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So let's see the next topic, which is the exceptions to principle of dominance or law of dominance. As we have studied about the law of the three laws of Mendel of law that is the law of inheritance, in which we have studied the first law or principle was the principle of dominance, according to which the out of the two alleles or a pair of alleles, one is dominant and other is recessive in the heterozygous condition. One is able to express itself. In the heterozygous condition, the one which is able to express itself is the dominant one, and which is not able to express itself is the recessive one. So there are some exceptions to this principle. Let's see what are these exceptions. So we have two exceptions to this principle. One is the incomplete dominance and second is the codominance. So first we will start with the incomplete dominance. So this is the phenomena where none of the two contrasting alleles or factors are dominant. अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपको पता है कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एलील या दो फैक्टर या दो जीन होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही जीन्स डोमिनेंट नहीं होती, दोनों ही ना तो रिसेसिव है ना डोमिनेंट है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइब्रिड दैट इज F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट और मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टू फैक्टर्स। मीन्स जैसे हमने स्टडी किया था नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हमने क्या किया था, टॉल प्लांट लिया था और ड्वार्फ प्लांट लिया था, दोनों को क्रॉस कराया तो हमें जो F1 जनरेशन मिली दैट वाज द हाइब्रिड वन। लेकिन हाइब्रिड में दोनों में से एक करेक्टर तो शो हो रहा था ना, कौन सा, जो डोमिनेंट था, मीन्स टॉल। याद होगा आपको कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड था वो कौन से प्लांट्स थे, टॉल प्लांट, क्योंकि टॉल जो था दैट वाज अ डोमिनेंट करेक्टर। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होता है वो इन दोनों को एक्सप्रेस ना करके दोनों का मिक्सचर एक नया एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम इसका क्रॉस स्टडी करेंगे देन यू विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो ये क्लियर है ना कि F1 जो हाइब्रिड है इट विल नॉट शो द करेक्टर ऑफ डोमिनेंट एलील बट इट विल शो अ करेक्टर विच इज़ इंटरमीडिएट और मिक्सचर ऑफ द टू करेक्टर्स। मीन्स अगर एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है तो हमें F1 में टॉल प्लांट मिला, हाइब्रिड मिला, लेकिन इस केस में क्या होगा, हमें टॉल और ड्वार्फ के बीच की हाइट का एक प्लांट मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट आई हैव गिवन जस्ट एग्जांपल। इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि पी प्लांट के अंदर कम्प्लीटली उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया था, ठीक है। इसके लिए एक जो साइंटिस्ट थे, कॉरन साइंटिस्ट थे, उसने स्टडी किया इसको कौन से प्लांट में, 4 o'clock प्लांट, ये इसका एक जर्नल नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है।
इट्स साइंटिफिक नेम इज़ मिराबिलस जलापा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर इनडायरेक्टली आ जाता है कि मिराबिलस जलापा, या फिर 4 o'clock प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो कि मेंडल्स के कौन से लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. सो इट वॉज studied in 4 o'clock plant, its common name, and the scientific name is Mirabilis jalapa. Or one more plant was there which is called snapdragon. So snapdragon और इट्स अदर नेम इज़ डॉग फ्लावर. ये डॉग के जैसे दिखता है, पर्पल से कलर का फ्लावर होता है, शायद आपने देखा भी होगा. एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज़ एंटेरिनम मेजस. एंटेरिनम मेजस. तो इन दोनों में से किसी में से भी क्वेश्चन आ जाता है. आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों के नेम्स हैं. तो वी विल स्टडी नाउ. When we will draw the cross, then you will be more clear कि how this incomplete dominance is shown in this case, how this incomplete dominance is an exception to the law of dominance of Mendel. So let's see the cross now. So let's see the cross now. So I have told you that in this flower, that is 4 o'clock plant, if you will see the flower color, there is a plant which has red flower and there is a plant which has white flower. Now if you will see the genotype of this red flower and white flower, here I have written RR because we have taken homozygous red flower plant, and here I have written white flower WW. अगर आपको याद होगा कि जब हम क्रॉस बनाते थे तो टी अगर टी वॉज द डोमिनेंट वन और उसका जो रिसेसिव होता था उसको हम स्मॉल टी से लिखते थे, जैसे ड्वार्फ में लिखते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ना तो रेड डोमिनेंट है ना ही वाइट डोमिनेंट है. मीन्स दोनों डोमिनेंट है और दोनों डोमिनेंट नहीं है. ठीक है, इट मीन्स दैट वी विल राइट देम विद द कैपिटल लेटर. मीन्स दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको भी कैपिटल से लिख दिया और इसको भी कैपिटल से लिख दिया. यहाँ पे हम स्मॉल आर नहीं लिखेंगे. ठीक है. Now the gametes formation, one capital R, one capital R. Here we will have one capital W, one capital W. Is it clear till now? Then F1 generation. Now they will cross with each other and they will get RW, RW. ठीक है. When they found the F1 generation, it was neither red nor white. It means जो हमने टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस किया था उसमें हमारे पास टॉल प्लांट आया था. ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ, ना तो वो रेड आया ना वो वाइट आया, उसके बीच का एक इंटरमीडिएट आ गया, दैट वाज अ पिंक फ्लावर. ठीक है. तो ये एक इंटरमीडिएट था, दैट वाज अ पिंक फ्लावर. बिकॉज बोथ वर डोमिनेंट, तो यहाँ पे आर भी कैपिटल है, डब्ल्यू भी कैपिटल है, तो थोड़ा सा फीचर आ गया रेड फ्लावर का और थोड़ा सा फीचर आ गया वाइट फ्लावर का. तो दोनों का मिक्सचर एक इंटरमीडिएट हमें मिला, दैट वाज अ पिंक फ्लावर. ठीक है. नाउ सी द क्रॉस, फर्दर क्रॉसिंग. फिर हमने F1 जनरेशन की आपस में सेल्फिंग करवाई. ठीक है. तो दोनों में RW लिया. गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे, R और W, R एंड W. गैमेट्स के राउंड आप सर्कल फॉर्म कर दीजिए सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. नाउ इन F2 जनरेशन when we will make the Punnett square, then you will find RW you will write here, RW you will write here. Now by making the cross you will find one is red, this is pink, RW again pink, and WW is white. Now let's see the genotypic or phenotypic ratio. You will find that here the genotypic and phenotypic ratio will be same, क्योंकि genotype जो एक्चुअल में हमें शो हो रहा है वही उसका जीनोटाइप है, इसीलिए यहाँ पे जो हमें बाहर दिख रहा है और अंदर दिख रहा है वो दोनों एक ही सिचुएशन है. सो द रेशियो विल बी रेड इज टू पिंक इज टू वाइट इज 1:2:1. So is it clear? In case of incomplete dominance, the genotypic and phenotypic ratio is same, that is 1:2:1. So this is the cross. Now I will give you the explanation of this reason why there is incomplete dominance. ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें एक intermediate feature या character मिला. This cross is clear ना कि genotypic and phenotypic ratio is 1:2:1. So let's see the explanation or reason for the incomplete dominance. So let's see the explanation of the concept of dominance. As I already told you that a gene can express itself
बाय शोइंग और बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जैसे अगर कोई भी हम करेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ ए फ्लावर इज़ ऑफ रेड कलर, ठीक है, तो वो रेड कलर किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो उसके डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक फ्लावर कलर वाली जीन है, दिस इज़ फ्लावर कलर जीन। दिस जीन विल प्रोड्यूस एन प्रोटीन विच विल एक्ट एज एन इंजाइम, बिकॉज इंजाइम्स भी क्या होते हैं, एक्चुअली प्रोटीन्स ही तो होते हैं। So this will act as a protein and this protein will be responsible for expression of a particular character. Means ये जो जीन है वो एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगी जो फ्लावर को रेड कलर देगा, ठीक है। सो इट मीन्स फॉर एनी पर्टिकुलर करेक्टर अ जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, अलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। यहाँ पे जीन, एलील या फैक्टर तीनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर जीन जो यहाँ पे मैंने आपको शो की है, दिस एलील और फैक्टर और जीन इज़ कॉल्ड वाइल्ड एलील और फंक्शनल एलील। फंक्शनल मीन्स जब वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर करेक्टर आ रहा है, देन दैट जीन विल बी कॉल्ड एज वाइल्ड एलील और फंक्शनल एलील। इट विल एक्सप्रेस इट्स करेक्टर बाय प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम विच रिप्रेजेंट्स द फिनोटाइप। जो रेड कलर है वो फिनोटाइप है। ये कब प्रोड्यूस होगा, जब जीन फंक्शनल होगी, वाइल्ड टाइप की होगी और वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी जो कि एक एंजाइम की तरह वर्क करेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बट इफ़ द जीन इज़ नॉन फंक्शनल और मॉडिफाइड, क्योंकि कई बार जीन्स में मॉडिफिकेशन हो जाती है, और म्यूटेटेड, उस मॉडिफिकेशन या चेंज को हम म्यूटेशन भी बोलते हैं और उस जीन को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेटेड जीन या एलील। अब ये म्यूटेटेड जीन या नॉन फंक्शनल जीन या मॉडिफाइड जीन या तो क्या करेगी, प्रोडक्ट को फॉर्म ही नहीं करेगी, या फिर क्या करेगी, एक अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर देगी जिससे एक अलग फिनोटाइप हमें शो होगा। जैसे कि किस केस में हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ पे क्या हुआ, रेड वाली रेड प्रोड्यूस करी थी, वाइट वाली वाइट प्रोड्यूस करी थी, लेकिन वो जब दोनों इकट्ठे हुए तो एक नया एक्सप्रेस हो गया करेक्टर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग पिंक कलर टू द फ्लावर्स। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि कोई भी करेक्टर अपने आप को डोमिनेट तभी करता है जब उसकी जीन फंक्शनल होती है और वो एक पर्टिकुलर करेक्टर के प्रोडक्ट को या प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो एक एंजाइम की तरह वर्क करता है और फिर फर्दर अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कोडोमिनेंस।